अभी जो सबसे पहले लोग आपसे सवाल जानना चाहेंगे, आपका जो तजर्बा था सीईसी के तौर पर, वो कैसा रहा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना कि बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है, तो मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि मुझे ये मौका मिला। हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो पहला एनकाउंटर अगर मैं कहूँगा, वो ट्रेन स्टेशन थे। बट उनके साथ आपका बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या हुआ था, जब बिहार में किसी से आपका एनकाउंटर हुआ था। आपने इस किताब में उसका ज़िक्र भी किया है। पॉलिटिशियन पे जितना उन्होंने सख्ती की, जो लोगों में बहुत पॉपुलर हुई, उस सब की वजह से इलेक्शन कमीशन की एक पूरी मुल्क में इज्जत जो बढ़ी, वो सेशन साहब का दबदबा था। आपने पीएमओ जाने से ही मना कर दिया था? तो मुझे मंजूर नहीं था कि मैं इस किस्म की मैं पंचायती राज में बादशाह बन के जाऊँ, मुझे वो ज़्यादा मंजूर था न कि पीएमओ में एक कैदी बन के जाऊँ या सस्पेक्ट बन के जाऊँ। इसमें ज़िक्र किया है नॉट अ मुस्लिम कमिश्नर। एमपी साहब हैं, कोई मिस्टर दुबे हैं, तो उन्होंने फट से कि नॉट इज मुस्लिम कमिश्नर। उसके जवाब में मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसमें कि मैं मुस्लिम कमिश्नर नहीं था, मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया था। तो बहुत ही बड़े लीडर अरुण जेटली साहब ने मेरे बारे में क्या बोला था, वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर एंड वाइज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपने जिक्र किया है वो है मनमोहन सिंह के हवाले से कुछ सुसाइड की बात कही थी, वो क्या वाक़या था, ज़रा हम जानना चाहेंगे वो क्या है? अगर आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। तो मैं तो हैरान रह गया, हक्का बक्का रह गया कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो आजकल खैर बहुत ख़बरों में भी हैं गलत वजहों से, वो है डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क। कुछ एमओयू वगैरह कुछ कहानी हुई थी। मैंने रिटायरमेंट से 13 दिन पहले एक एमओयू किया था, तो उसको लेके कि उन्होंने कि ये फंडिंग होती थी, हम इसको बंद कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के इलेक्शन को हम फंड करते हैं। आप बड़े वोकल रहे हर मसले पे। मुझे याद है कि आपने सुरेश कलमाडी को कहा था कि हम सब तिहाड़ जाएंगे। ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था आपने? सुरेश कलमाडी थे, उनको दी थी, पर वो हमको हिसाब नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि देखिए, आप लोग तो मौज कर रहे होंगे और हम लोग तिहाड़ जेल चले जाएंगे। आदाब, सलाम टीवी के इस पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। कहा यह जाता है कि आपका जो वोट है वो न सिर्फ आपका हक है बल्कि आपकी ताकत है। लेकिन ये जो आपका वोट है पिछले कुछ बरसों में थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है या उसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। आपके जहन में बहुत सारे सवाल हैं, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं। तो इस सवाल का जवाब कहाँ से आएगा? तो आज जो मेरे साथ शख्सियत हैं, वो एक थिंकर हैं, फ़िलासफ़र हैं, ऑथर हैं, ब्यूरोक्रेट रहे हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रहे हैं, जिन्होंने डेमोक्रेसी को जिया है, संभाला है, देखा है, बहुत करीब से देखा है। तो अपनी पूरी ज़िंदगी का तजर्बा वो एक किताब की शक्ल में लेकर आए हैं। तो आज उस किताब के हवाले से हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की और उनके तजर्बात की बात होगी। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर एसवाई कुरैशी साहब की। सर आदाब, बहुत बहुत इस्तकबाल एक बार फिर आपका सलाम टीवी पर। बहुत सारे सवाल हैं हमारे जहन में, लेकिन आपने आप जो किताब लेकर आ रहे हैं, इंडिया एंड आई, 100 मेमोरीज नॉट ए मेमोयर। अभी जो सबसे पहले लोग आपसे सवाल जानना चाहेंगे, आपका जो तजर्बा था सीईसी के तौर पर, वो कैसा रहा? देखिए, मैं समझता हूँ कि सीईसी बनने का मौका तो बहुत ही कम ब्यूरोक्रेट्स को मिलता है। जी। तो वैसे तो आईएएस में बड़ी वैरायटी ऑफ जॉब्स होता है। कभी आज आप एग्रीकल्चर में हैं, कल इंडस्ट्री में हैं, फिर एजुकेशन में हैं, जो इस सर्विस की सबसे बड़ी खूबी है। जी। लेकिन ये इलेक्शन तो कराते हैं सारे आईएएस अफसर हैं शुरू से। फील्ड में रिटर्निंग ऑफिसर लगते हैं, ऑब्जर्वर लगते हैं, तो एक्सपीरियंस तो सबका को इलेक्शन का है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना ये बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि मुझे ये मौका मिला, और मैंने ये काम अपनी तरफ से जितना खुश असलूबी से कर सकता हूँ करने की कोशिश की थी। हम लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जो पहला एनकाउंटर अगर मैं कहूँगा, वो ट्रेन स्टेशन थे। मतलब उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में ये बताने की कोशिश की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक
ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जो काम करता है हिंदुस्तान के लिए। बट उनके साथ आपका बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या हुआ था, जब बिहार में किसी से आपका एनकाउंटर हुआ था। आपने इस किताब में उसका ज़िक्र भी किया है। जी, बड़ा वो इंटरेस्टिंग था। आपने ठीक कहा कि सेशन साहब ने इतना शानदार काम किया था कि इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि होती क्या चीज़ है, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी, उसकी विजिबिलिटी ही नहीं थी, तो उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। जो इलेक्शन कमीशन का रॉब होना चाहिए था वो इस्टेब्लिश किया, और पॉलिटिशियन पे जितना उन्होंने सख्ती की, जो लोगों में बहुत पॉपुलर हुई, उस सब की वजह से इलेक्शन कमीशन की एक पूरी मुल्क में इज्जत जो बढ़ी, वो सेशन साहब का दबदबा था। तो उन्हीं के ज़माने में, उन्हीं के अंडर में एक दफ़ा मेरी ड्यूटी लगी बिहार में इलेक्शन ऑब्जर्वर की। जब ऑब्जर्वर की ड्यूटी लगती है तो उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हर दफ़ा हमेशा उनको ब्रीफ करते हैं कि जी आप जहाँ जा रहे हैं ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो पर क्या क्या मुश्किलात हो सकती हैं, और आपने उनको कैसे हैंडल करना है और अपने आप को कैसे बिहेव करना है, कंडक्ट करना है। तो उसमें हमको उन्होंने भी सारा बताने के बाद कि ठीक है बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब आप जाइए, फिक्र ना कीजिए, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, नथिंग विल हैपन एक्सेप्ट ए बुलेट थ्रू योर स्टमक एंड ए बॉम्ब ऑन योर फेस। ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक गोली पेट में लग जाएगी या मुंह पे बम फट जाएगा। ये उनके रीएश्योरिंग वर्ड थे, तो जो उस वक्त की बिहार की हालत को रिफ्लेक्ट करते थे। और श्योर इनफ हमने जब इलेक्शन किया, हमने कोई गोली तो हमारे पेट में नहीं गई, लेकिन हमने 2 बम फटते हुए बिल्कुल 10 फुट के फासले पे ज़रूर देखे, तो जो उस ज़माने का नॉर्म था। खैर ये तो आधी कहानी। पर चूँकि वो सेशन साहब की पीक पॉपुलैरिटी का ज़माना था, तो मैं एक दफ़ा बीडीओ के दफ्तर में एक बैठा हुआ अपने अरेंजमेंट रिव्यू कर रहा था, तो मैंने जो लोग बैठे थे उनसे पूछा कि यहाँ सेशन साहब को लोग गांव वाले जानते हैं? अरे साहब, वो तो रोज़ाना आके पूछते हैं कि आज सेशन साहब ने क्या ऑर्डर दिया। मैंने कहा अच्छा, अगर इतनी उनकी मकबूलियत है तो अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे फिर तो खूब अच्छी तरह जीत जाएंगे। कह नहीं साहब, इलेक्शन में उनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अगर इतने पॉपुलर एक तरफ है, ज़मानत क्यों जब्त हो जाएगी? मैंने कहा वो कैसे? के लिए उस वक्त उनकी ज़ात पूछी जाएगी, क्योंकि इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो पॉपुलैरिटी पे नहीं, वो ज़ात पात के बेसिस पे लड़ा जाता है। बड़ी पते की बात मुझे बताई गई, और श्योर इनफ सेशन साहब ने बाद में एक लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ा अहमदाबाद से, हार गए बुरी तरह। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन लड़ा उन्होंने, वो भी बुरी तरह हार गए, क्योंकि हो सकता है कि उनको जो मकबूलियत थी उससे ये लगा होगा, यही जो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तो इतना मकबूल हूँ, बड़ी आसानी से लोग मुझे वोट देंगे, क्योंकि वोट देने की जो रियलिटी है वो दूसरी ही है जो इसमें निकल के आती है, जो सबके लिए, हम सबके लिए लेसन है। मैं भी बड़ा पॉपुलर हुआ था, मुझे भी लोग कहते थे इलेक्शन लड़ोगे तो यूं जीत जाओगे, मुझे मालूम था कि मेरी ज़मानत जब्त होगी, तो मैं उस झांसे में नहीं आया। किसी ने ऑफर नहीं किया आपको? किया था एक दो पार्टी ने, लेकिन मैंने साफ मन करना कर दिया कि भाई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मेरे बस की नहीं है, और वरना मैं उसी उसमें कि वाकई पीक पे मैं अपनी पॉपुलैरिटी के मैं भी रिटायर हुआ था। किसी आप तो जहाँ से लड़ेंगे सब लोग, आप बिल्कुल जीते हुए समझिए। तो मैंने कहा साहब बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता, मेरी ज़मानत जब्त हो जाएगी। आपने पीएमओ जाने से मना कर दिया था? जी, ये भी था कि पीएमओ जाने का, वो भी एक अलग कहानी है कि मैं जॉइंट सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री में होता था। बहुत इंटरेस्टिंग जॉब थी। उस ज़माने में मेरे पास एडिशनल चाहता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेहरू युवा केंद्र, नेहरू उसके 3 लाख के करीब यूथ क्लब पूरे हिंदुस्तान में होते थे, जो हमारे अंडर में हमको रिपोर्ट करते थे। यानी हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं जा सकता था। सेक्रेटेरिएट की पोस्ट में आदमी एक टेबल पे रहता है, कमरे में बंद रहता है, फाइलों से देखता रहता है। यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग जॉब थी कि सेक्रेटेरिएट जॉब तो अपनी तरफ, दूसरी तरफ फील्ड जॉब थी, हिंदुस्तान के कोने कोने में मैं घूम के देखता रहता था। ये यूनिक जॉब थी। फिर नेशनल सर्विस स्कीम NSS जो यूनिवर्सिटीज़ में होती है, 300 यूनिवर्सिटी में NSS होती थी, तो उसकी वजह से भी मैं यूनिवर्सिटीज़ में जाना। तो ऐसी सूरत में कि जो इतनी इंटरेस्टिंग जॉब की मौजूदगी में मुझे ये एकदम सडनली एक साहब ने इत्तला दी कि साहब आप तो पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी जा रहे हैं।
तो मैंने कहा मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम। तो वो कहने लगे बनो नहीं, आपको पता होगा ऐसा। मैंने समझा मैं छुपाने की कोशिश ये करूं। मनमोहन सिंह का टेन्योर था? जी मनमोहन सिंह का टेन्योर था ये? नहीं नहीं, ये था नरसिम्हा राव साहब अच्छा। का, नरसिम्हा राव का टेन्योर था। तो उस वक्त जब ये पोस्टिंग होने का हुआ तो मैंने उस अपने जो इन्फॉर्मर थे उनको बताया कि साहब मेरे तो कोई इरादा नहीं है। और उन्होंने कहा साहब आपकी तो सारी जो वेटिंग सिक्योरिटी चेकिंग सब कुछ हो चुकी है, आज शाम तक ऑर्डर आ जाएगा, कल तक आ जाएगा, कल तो आपने ज्वाइन करना है। मैं घबरा गया। मैं इत्तेफाक से मेरे पड़ोस में ही वो ऑफिसर जो हमारे सब की आईएएस की पूरे इंडिया की पोस्टिंग करते थे वो रहते थे, मिस्टर सिन्हा, NK सिन्हा उनका नाम था। तो उनके घर में गया। मैंने कहा कि सर मुझे ये पता लगा कि मेरी वहाँ पर पोस्टिंग हो रही है आपके ऑफिस में, तो मैं तो नहीं जाना चाहता। तो पहले तो बड़े नाराज़ हुए कि तुमको पता कैसे लगा। तो मैंने कहा सर मुझे किसी ने बता दिया। तो फिर दूसरे उन्होंने कहा क्यों नहीं जाना चाहते। तो मैंने जो 2 वजह बताई उन्होंने उससे डिसएग्री किया। मैंने कहा कि साहब देखिए 2 वजह से मैं नहीं जाना चाहता। एक तो पीएमओ की जॉब जो है बिल्कुल डेस्क जॉब, बिल्कुल एक पिंजरे में बंद रहने वाली बात है कि आपके सारे सोशल कॉन्टैक्ट, किसी से अपना मिलना जुलना सब बंद हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से पीएमओ के जितने भी ऑफिसर्स हैं ना उनके वो एक बंद कमरे में कैद से हो जाते हैं। तो मैंने कहा वो मुझे आइडिया अच्छा नहीं लगता। और दूसरे मुझे ये कि वहाँ पे ये सिर्फ मुसलमान लेबल की वजह से ले रहे हैं कि उनको मुसलमान चाहिए, कि नहीं 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 ऐसा तो नहीं है। हालांकि उन्होंने ये माना कि फैक्ट तो ये है कि मुस्लिम तो हमें चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वक्फ वगैरह के जैसे मामला होते हैं, इसलिए किसी मुसलमान का होना हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होती है। तो दूसरे मेरे जहन में ये एक वो था, एक खप्त था आप समझिए, कि मैं 3 मिनिस्ट्रीज में जाने का बिल्कुल मेरा कोई इरादा नहीं था कि कभी नहीं जाऊंगा। होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और पीएमओ, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से एक्स्ट्रा स्क्रूटिनी होती है, वेटिंग होती है। जब तीनों बहुत पावरफुल है पोजीशन ना, बहुत पावरफुल पोजीशन होती है, लेकिन वेटिंग उसमें होती है। आपके फ़ोन टैप होते रहेंगे ऑन ए डेली बेसिस, आपकी फैमिली के फ़ोन टैप होंगे, आपके ऊपर हर तरह की निगाह रखी जाएगी कि भाई आप किसी गलत आदमी के कांटेक्ट में नहीं है, जो बड़ा ज़रूरी है, जो ठीक बात है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं था कि मैं इस किस्म की, मैं पंचायती राज में बादशाह बन के जाऊँ, मुझे वो ज़्यादा मंजूर था न कि पीएमओ में एक कैदी बन के जाऊँ या सस्पेक्ट बन के जाऊँ। ये मुझे आइडिया अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने उसको डिनाई किया कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर उसके बाद मेरे एक और पीएमओ में सेक्रेटरी टू प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, मिस्टर KR वेणुगोपाल। बहुत ही अच्छे आदमी थे, मेरे बॉस रह चुके थे सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री में 3 साल तक, और बहुत ही नेक शानदार अफसर। उनके दामाद बड़े मशहूर आजकल सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। तो मैं उनको भी मिलने गया। मैंने कहा कि सर मेरा नाम आपके आने का हो रहा है लेकिन मुझे नहीं आना। तो ही वॉज द ओनली वन, जो वो अकेले वो थे जिन्होंने मेरी बात से एग्री किया। उन्होंने कहा कि याकूब तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ठीक है, तुमको सिर्फ ये मुसलमान की हैसियत से ही ले रहे हैं। और उसका सबूत ये है कि मैंने 6 महीने पहले मैंने प्रपोजल दिया था कि मुझको याकूब कुरैशी यहाँ चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि नहीं यहाँ तो ऑलरेडी एक इम्तियाज़ खान है, दूसरा हम नहीं ला सकते। तो इसलिए उसका उनको तलक हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा फैसला बिल्कुल ठीक है, मैं उसे एग्री करता हूँ। फाइनली मुझे उससे निजात मिल गई। बादिल न खास्ता उन्होंने माना। और जो मौजूदा इनकम्बेंट, उन्होंने कहा मुझे फिर नाम बताओ दूसरे। मैंने 25-30 नाम लेके गया उनको, उन नामों की हकीकत, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये वो ईमानदारी से बताने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा ठीक है देख लेंगे। जो मौजूदा उस वक्त इनकम्बेंट थे इम्तियाज़ खान, उनको ही 2 साल की एक्सटेंशन दे दी। तो मेरा पीछा छुटा। और मुझे, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी बहुत बेवकूफ़ी थी, लेकिन कि मुझे पीएमओ में जाके कौन था मेरे सुरखाब के पर लग जाते। बल्कि ये कि जो मेरा नेचर नहीं थी, मैं बहुत फाइल वाइल में नोटिंग वोटिंग किताब का कीड़ा टाइप का नहीं था। मुझे फील्ड जॉब ज़्यादा अच्छी लगती थी, जहाँ
ज़्यादा इंटरेक्शन होते थे। ये सीसी वाला फिर कैसे आए, वो कैसे बनाया? नहीं, वो तो एक बिल्कुल ही अलग बात है। जी। मुझे एक्चुअली उस वक़्त सरकार ने मुझे चुना था एज़ सीईओ प्रसार भारती। मुझे पीएमओ ने 1.5 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको प्रसार भारती के लगाएँगे, लेकिन अभी 1.5 महीने बाद जब वैकेंसी होगी तो उस वक़्त इसको करेंगे, आप फ़िलहाल अभी अपने तक रखना। सडनली 3 दिन पे जो रह गए थे उस बात में, मैं अपने मेंटली प्रसार भारती में ये करूँगा, वो करूँगा। मैं डीजी दूरदर्शन रह चुका था और वहाँ 1.5 साल के, हालाँकि मेरे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट पे मैं आया था प्रसार भारती का, लेकिन मुझे 1.5 साल में ही ऑलमोस्ट निकाल दिया गया। हाँ, इस तरह के हाउंड इतने किया, परेशान इतना किया कि मैंने ही उनसे हाथ जोड़े कि भैया मुझे निकालो। तो मेरे कानूनी तौर पे मुझे हटा नहीं सकते थे। जो मैंने जब लिख के भेजा कि मैं नहीं रहना चाहता, उसको उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा मान के मुझे वहाँ से छुट्टी दी। ऐसी सूरत में हम प्रसार भारती में लाके सरकार मुझे इन ए वे रिहेबिलिटेट कर रही थी। तो फिर एकदम सडनली ये इलेक्शन कमीशन का है। उस वक्त तो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस भी पूरी तरह नहीं पता थी, कितनी इम्पोर्टेंट जॉब साबित होती है ये। और खैर मैंने इसके लिए हाँ की, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट हाँ कहने के लिए जो इम्पोर्टेंट था कि मैं अभी आईएएस में मेरा 1 साल बाकी था। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन में एज एन ऑफिसर नहीं जा सकते, आपको रिज़ाइन करना होता है पहले, कि ताकि आप सरकार के कंट्रोल से निकल जाएं। तो मैंने उसमें हाँ भरी कि मैं हाँ रिज़ाइन कर दूंगा मैं 1 साल पहले, इधर मुझे अगर सरकार लेती है। तो मैं इस तरह इलेक्शन कमीशन में आ गया। 4 साल इलेक्शन कमिश्नर रहा, 2 साल चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा, और मैं समझता हूँ मेरा टेन्योर बहुत कामयाब रहा था। उसमें आपने इसमें जिक्र किया है नॉट अ मुस्लिम कमिश्नर, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया ये था? तो बहुत ही एक रीसेंट बात है जी। कि मैंने पिछले दिनों वक्फ एक्ट बन रहा था, वक्फ बिल बना, तो मैंने उस पर एक ट्वीट किया था जी। कि ये जो एक्ट है ये मुस्लिम प्रॉपर्टीज को ग्रैब करने का एक बहाना है। तो उस पे एक एमपी साहब हैं, जो उनका तो नाम भी मुझे नहीं पता था, छोटे मोटे एमपी रहे होंगे, तो कोई मिस्टर दुबे हैं, तो उन्होंने फट से कि नॉट ये मुस्लिम कमिश्नर, और इतने तो ये क्या था वो क्या था, उन्होंने मेरी पता नहीं क्या क्या खूबियाँ गिनवा दी। ये पता थी खूबियाँ आपको सब? है सारी खूबियाँ पता थी आपको अपनी, या उन्होंने नई नई गिनाई थी? हाँ, नहीं, वो जो मेरी सारी खूबियाँ जो उन्होंने बताई वो उनके माइंड की इख्तिरा थी। तो उन्होंने ये क्या था, उसने तो बांग्लादेशी बहुत बुला लिए थे, और उन्होंने इलेक्ट्रोल में ये कर दिया वो कर दिया, हर किस्म की बकवास उन्होंने लिखी। तो खैर उसके जवाब में मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसमें कि मैं मुस्लिम कमिश्नर नहीं था, मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया था। और मुस्लिम लेबल ये मेरे साथ उस पर लगाना, ये उनकी बड़ी ज़्यादती थी। और फिर मैंने उनको याद दिलाई, था आर्टिकल में ही है कि वो तो मामूली से आदमी है, उनके बहुत ही बड़े लीडर अरुण जेटली साहब ने मेरे बारे में क्या बोला था। उन्होंने कहा था इंडिया वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर एंड वाइज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। वो मुझको वाइज एंड मैच्योर कह रहे हैं, ये साहब हम मुझको गालियाँ दे रहे हैं। तो फिर दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ की जो मैंने मुझसे कहना तो ज़रा भद्द आया, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरी बन जाता है। गोपाल गांधी साहब जो महात्मा गांधी के पोते और सी राजगोपाल के नवासे हैं, इससे बड़ी पेडिग्री हिंदुस्तान में किसी की नहीं है। उन्होंने मेरे बारे में क्या लिखा था कि वन ऑफ द बेस्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर वी एवर हैड और आर लाइकली टू हैव। इतने ये बड़े लोग मेरे बारे में ये कह रहे हैं, इनको मुझे मुस्लिम कमिश्नर दिखाई दे रहा है। तो वो ये उनकी ज्यादती थी, उसको मैंने जवाब लिखा था। उस दौर का एक बड़ा मशहूर वाक़या है, आजकल काफ़ी वायरल भी हो रहा है, आपने जिक्र किया है, वो है मनमोहन सिंह के हवाले से कुछ सुसाइड की बात कही थी। वो क्या वाक़या था, ज़रा हम जानना चाहेंगे, वो क्या है? देखिए, हुआ ये था कि 2012 में फरवरी में यूपी के इलेक्शन हुए। तो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर सलमान खुर्शीद साहब, जो बहुत नफीस आदमी है, बड़े अच्छे आदमी, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने उनकी वाइफ इलेक्शन लड़ रही थी फर्रुखाबाद से। वहाँ पे इलेक्शन की स्पीच में उन्होंने, जैसे कि इलेक्शन में आदमी पॉलिटिशियन रॉ में बह जाता है और बड़े बड़े जुमलेबाजी कर देता है, उन्होंने कहा जी हम माइनॉरिटी का कोटा डबल कर देंगे पावर में आ जाएंगे। तो उस पर फॉरेन ऑपोजिशन उसके ऊपर दौड़ पड़ी, और बीजेपी खासतौर से मेन ऑपोजिशन थी। उन्होंने रिटन में
कंप्लेंट की कि इन्होंने तो मॉडल कोड की वायलेशन कर दी। मॉडल कोड जब शुरू हो जाए तो आप कोई नया प्रॉमिस नहीं कर सकते। तो हमने इनको नोटिस दिया, दोनों पार्टी के वकील आए, हियरिंग हुई, 3-4 दिन तक हियरिंग चली और हम इस नतीजे पर पहुँचे कि वाकई ये तो उन्होंने वायलेशन की है। तो जिसके लिए हमने उनको सेंश्योर किया, क्योंकि मॉडल कोड में कोई फाइन नहीं लगा सकते, कुछ और सज़ा नहीं दे सकते, बस आप एक वार्निंग दे सकते हैं या सेंश्योर कर सकते हैं, जो हमने किया। उसके बाद कुछ कांग्रेस के नेता, उनके यार दोस्त, वो ज़रा बहुत लूज टॉक करने लगे मेरे बारे में और इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो उनके जो उस वक्त के मीडिया एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, वो मुझे कहीं मिले सोशली, तो मैंने उनको कहा कि देखो आपके जो लीडर हैं ये गलत लूज टॉक कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि अगर हमने मीडिया को बता दिया, जनता को बता दिया कि इस किस्म की बातें कर रहे हैं, तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। कहने लगे मैं पीएम को बता दूं। मैंने कहा उन्हीं के तो गोश गुजार करने के लिए है, ताकि वो अपने इन नेताओं को खामोश करें। तो उन्होंने जैसे ही बताया, तो वो तो मनमोहन सिंह जी तो बहुत हसास आदमी थे, सेंसिटिव थे। उनका फ़ौरन मेरे पास फ़ोन आया, कुरैशी साहब मैं आपसे फ़ौरन मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा सर मुझे बताइए, जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा। नहीं नहीं आप बताइए। मैंने कहा साहब प्रधानमंत्री हैं आप जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। फिर शाम को 7 बजे उन्होंने अपने घर का टाइम दिया। मैं गया, दरवाजे पे खड़े हुए वेट कर रहे थे। जो मुझे मालूम है कि वो अपने सारे मेहमानों को इसी तरह रिसीव करते थे और दरवाजे पे सी ऑफ करते थे। जैसे ही हम जाके बैठे, इसी तरह 2 सीटें होती हैं वहाँ पे, टीवी पे अक्सर आपने देखी होंगी, बैठती उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब मुझको हरीश खरे ने, मेरे एडवाइज़र ने बताया कि आपका कल की गुफ्तगू, अगर आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं तो मैं तो खुदकुशी कर लूँगा। तो मैं तो हैरान रह गया, हक्का-बक्का रह गया कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। तो मैंने फिर उनको समझाया कि मैंने कहा कि सर ये आपके लिए नहीं था, आपके ऊपर ये कोई नुक्ताचीनी नहीं थी, ये तो जो लोग मुझ पे कर रहे हैं, उँगली उठा रहे हैं, उनके बारे में आपसे शिकायत पहुँचानी थी, तो कि आप उनको चुप कीजिए। तो कहने लगे अच्छा मुझे नहीं मालूम था, मैं उनके खबर लेता हूँ और 15, 20, 25 मिनट की मुलाकात। फिर ये कि कभी भी आपको कभी कोई बात कहनी हो या शिकवा हो तो सीधा फ़ोन उठा के मुझसे बात कीजिए। तो लेकिन इससे कुछ लोग कुछ नतीजे निकाल रहे हैं, लेकिन मैंने जो निकाला कि बाकी डॉक्टर मनमोहन सिंह तो इलेक्शन कमीशन की इतनी तारीफ़ करते थे, पब्लिकली और प्राइवेटली। उन्होंने मुझे कितनी बार, हम कभी-कभी सेरेमोनियल डिनर वो होते रहते थे ना, कोई हेड ऑफ स्टेट आ गया, कोई आ गया, तो वो कहते थे कि भई हमारे हिंदुस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया में हमारी डेमोक्रेसी की वजह से है और हमारे इलेक्शन की वजह से है, और तुम लोग जो काम कर रहे हो वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, वज़ीर आज़म ये फरमा रहे हैं और उनके वज़ीर कुछ और बोल रहे हैं या लीडर। तो बहरहाल इस गुफ्तगू के बाद वो सारा जो क्रिटिसिज्म का सिलसिला तो बंद हुआ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है जो आजकल खैर बहुत ख़बरों में भी हैं गलत वजहों से, वो है डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क। कुछ एमओयू वगैरह कुछ कहानी हुई थी? जी, पिछले दिनों क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप जब जीत के आए ये इलेक्शन, तो उन्होंने एक सेकंड टर्म डिपार्टमेंट हैं? सेकंड टर्म में। सेकंड टर्म में, तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया कि सरकारी खर्चों को कम कैसे करें, और उसका जो डायरेक्टर था वो एलन मस्क को बनाया। दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं ये दोनों लीडर्स। तो उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट बन के जो किए होंगे, उसमें एक एनजीओ थी वॉशिंगटन बेस्ड, IFES, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स, जिससे मैंने रिटायरमेंट से 13 दिन पहले एक MOU किया था। तो उसको लेके कि उन्होंने कि ये फंडिंग होती थी, हम इसको बंद कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान के इलेक्शन को हम फंड करते हैं, तो उसको बंद कर रहे हैं, जो कि ये बिल्कुल बकवास और मुहम्मल बात थी। हिंदुस्तान का इलेक्शन कोई नहीं फंड करता था, हम खुद करते थे, इंडियन पीपल। तो अमेरिका क्या देगा, 1 रुपया हमने कभी किसी से अपनी में सपोर्ट नहीं ली थी। तो पता उनको कुछ होता नहीं, वो तो कुछ भी बोल देते ना हजरत। तो उन्होंने फटे इलेक्शन कमीशन और इंडिया को गाली देनी शुरू कर दी कि जी इनका इलेक्शन हम कराते थे, आगे से हम कुछ नहीं देंगे, विच वॉज ऑल बिल्कुल बकवास।
तो बहरहाल लेकिन क्या था वो उसका हकीकत उस MOU की कि ये इस उस MOU साइन करने से साल 6 महीने पहले मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया था इलेक्शन कमीशन में, जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, IIDEM, जिसका मकसद है एक तो हमारे अपने स्टाफ को ट्रेन करना था, और फिर जब हमारी इतनी रेपुटेशन पूरी दुनिया में थी तो हमें बड़ा रिक्वेस्ट आती थी कि भाई उन कंट्रीज़ के स्टाफ को भी ट्रेन कर दो। तो हमने कहा कि ठीक है हम आपको ट्रेन करेंगे, फ्री करेंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे। तो हमने दरवाजे खोल दिए। लेकिन उसमें ये था कि अब साउथ अफ्रीका या केन्या या नाइजीरिया हमारे यहाँ आना चाहे, हम उनका खर्चा तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, उनको यहाँ ठहराने का खर्चा होटल का और खाने पीने का तो हम नहीं कर सकते, ट्रेनिंग फ्री देंगे। तो हमने कहा ये तो हम करेंगे, इनको लाने का काम या तो खुद आए या उनको अगर IFES ये लेके आती है तो वो कर ले। तो हमने IFES के साथ जो एग्रीमेंट था वो 2 चीज़ें थी कि ये एक तो आप इन लोगों को फंड करते हैं तो करके यहाँ ले आइए, हम उनको फ्री ट्रेनिंग दे देंगे। दूसरे वो लोग यहाँ पे अगर आ रहे हैं साउथ अफ्रीका आके हमारे इंडियन इलेक्शन थोड़ी सीखने आ रहा है, इलेक्टोरल सिस्टम समझना चाहता है और अपने इलेक्शन उन्होंने सीखने। तो हमने कहा हमें उन कंट्रीज़ के लॉज तो पता नहीं, इलेक्शन के लॉ उनके कानून क्या क्या हैं, तो उसके लिए हमको एक्सपर्ट चाहिए कि हम जिनकी मदद से हम हर कंट्री के लिए एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दें। साउथ अफ्रीका का प्रोग्राम, केनिया का प्रोग्राम, घाना का प्रोग्राम, या जिस कंट्री का प्रोग्राम ये बना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये एक्सपर्ट भी हम दे देंगे आपको। तो उन्होंने 4 एक्सपर्ट भेजे, हमने 4 एक्सपर्ट दिए, 8 लोगों ने मिलकर कई महीने में हर कंट्री के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दिया। तो अब जब ये डोनाल्ड ट्रम्प से ये बयान आना शुरू हुआ कि इलेक्शन कमीशन को हम फंड नहीं देंगे, तो जी ये MOU उसने साइन किया, कुरैशी ने 13 दिन पहले रिटायरमेंट से, नेशन वांट्स टू नो कि जी ये MOU क्यों साइन किया था, देश को भेज दिया, ये कर दिया वो कर दिया, टोटल रबिश और बकवास। उस MOU को पढ़ा उन्होंने, कुछ नहीं पढ़ा। उसमें क्या लिखा था कि साहब आप हमको कोई एक पैसा नहीं चाहिए, आप उन कंट्रीज को लाएंगे, उन पर खर्चा आप कीजिए और हमको टेक्निकल नॉलेज दे दीजिए, एक्सपर्ट दे दीजिए, ताकि हम उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना दें। और उस MOU में 5 पेज के MOU में एक जगह नहीं 2 जगह लिखा था कि इस MOU की कोई लीगल और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन 0 होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। ना हमने एक पैसा देना है ना लेना है, ना इसकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन है। ये तो पढ़ा ही नहीं उन्होंने। नॉर्मली एक MOU में ये इस किस्म का क्लॉज एक ही जगह होता है, वो तो पता नहीं एक रूहानी आवाज़ होगी कि मैंने एक जगह नहीं 2 जगह लिख दिया इसको। वो तो साहबान ने पढ़ा नहीं, वो मेरे पीछे पड़ गए। और बाद में कि देखो अब कुछ और डेवलपमेंट है जिसकी वजह से कि देखो इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट IIDM 140 कंट्रीज 143 कंट्रीज को ट्रेनिंग दे चुका है, देखो हमारी कितनी शान शौकत है। वो शान शौकत दिलाने वाला कौन था? स्पोक्समैन ऑफ डिफरेंट पार्टीज। वो भूल गए कि वो कराने वाला SY कुरैशी था। गाली देने के लिए SY कुरैशी, अगर प्रशंसा तारीफ करनी है तो फिर बताओ भी कि भाई ये इसको बनाया किसने था, ये इंस्टीट्यूट तो मैंने बनाया था। उसकी ग्लोरी से पूरा फायदा उठाने के लिए आप तैयार, और बुरा भला कहने के लिए। और अगर इतनी बुरा MOU था, 13 दिन में रिटायरमेंट से पहले मैंने लिखा था किसी बुरी नीयत से, तो 13 साल से पावर में है, इसको आज तक MOU को निकाल के क्यों नहीं फेंका, रिजेक्ट क्यों नहीं किया? आज तक चल रहा है वो MOU, आज तक चल रहा है, और सब किसी फायदा उठा रहे हैं, देश फायदा उठा रहा है। कमिश्नर्स अब 103 के तहत, ये नहीं कि वहाँ के स्टूडेंट आ गए, बच्चे आ गए, कमिश्नर टॉप मैनेजमेंट हमसे ट्रेनिंग लेके जाता है। तो विश्व गुरु तो हम इलेक्शन के बनाने वाला कौन था? उसको गाली देने को आगे आगे तैयार, लेकिन जब उसकी अचीवमेंट है तो उसको भी तो जिक्र कर दो भाई साहब। अब आपने जिक्र अभी किया था डोनाल्ड ट्रम्प का और पैसों का, कि भाई हमने इलेक्शन कमीशन को पैसे दिए, सर इलेक्शन ने पैसे दिए। पैसों का जब जिक्र आता है तो अगर मैं 2024 के इलेक्शन की बात करूँ, मुझे एक डेटा जहन में आ रहा है इस वक्त, 1 लाख करोड़ 2024 के लोकसभा इलेक्शन में खर्च हुआ था। आमतौर पे इलेक्शन कमीशन पैसों पे नज़र रखता है। अभी आपको लगता है कि जिस तरह से काम हो रहा है वो आई वॉश है सिर्फ, या वाकई नज़र रखते हैं इलेक्शन कमीशन? नहीं देखिए, नज़र रखते हैं। एक तो ये 1 लाख के जो फिगर है ये 2024 की नहीं, ये 2019 की है।
24 और बढ़ गया होगा। तो अब और भी बढ़ गया होगा। 1 लाख मतलब मैंने पढ़ा नहीं, 1 लाख ये करोड़ प्लस था। क्योंकि जो सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ये जी। निकालता था 2019 के बाद, मुझे उनका 2024 पे निकालना याद नहीं कि उन्होंने कोई सर्वे किया हो। एनीवे 1 लाख था, अब 1 लाख 1.25 लाख हो गया होगा। 1.25 लाख जी। तो मैं उसकी ये कहता हूँ कि ये 1.25 लाख, एक तो भारत इतना बड़ा मुल्क है, तो उसमें इलेक्शन मैनेजमेंट पे, जो कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे सिर्फ 4,500 करोड़ खर्च होता है। वो कुछ भी नहीं है इतने बड़े देश के लिए। 90 देशों के बराबर हमारा देश है, तो उसमें 4,500 करोड़ की तो खैर कोई वैल्यू ही कुछ नहीं। लेकिन 1 लाख करोड़ अगर नेताओं का खर्च हुआ, तो मैं तो कहता हूँ क्या बुरी बात है। नेताओं का पैसा गरीबों में ही तो खर्च होता है। आप कारपेंटर लेंगे, पोस्टर बनाने वाला लेंगे, पेंटर लेंगे, ऑटो चलाने वाला लेंगे, वो पैसा आपका गरीबों में जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, कौन सी बुराई है। और अगर वाकई आपने को चिंता है कि बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना है, तो मैंने एक सुझाव भी दिया है कि कानून में पॉलिटिकल सॉरी कैंडिडेट्स के ऊपर एक पाबंदी है कि आप एक कैश लिमिट होती है, उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते। आजकल लोकसभा के लिए 95 लाख है। 1 रुपया फालतू करेंगे तो आपके का इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। वो 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ आप पे खर्च कर देंगे। तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिस्टर्ब हो गई। तो उसके जवाब में मैंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी पे भी लिमिट है वो लगा दीजिए कि जितना कैंडिडेट खर्च करेगा उतना ही पॉलिटिकल पार्टी करेगी, न कि 10 गुना 50 गुना। ये यूके के इलेक्शन में भी ये है कि पॉलिटिकल पार्टी पे भी ये एक लिमिट है, कर दो। अगर सिंसियर आपका ये इरादा है या ऑब्जेक्शन है खर्चे पे, तो उसको कम करने का बड़ा अच्छा तरीका है। 1 लाख से घट के 10,000 पे आ जाएगा। सबसे ज़्यादा खर्चा तो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, है ना। एक और दिलचस्प पर्सनालिटी आपकी ज़िंदगी में, हमारे पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, वो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, इमरान खान। आपकी उनसे मुलाकात हुई, आप उनको अपना तजुर्बा बताना चाह रहे थे, वो आपको गोली मार के चले गए। ये क्या वाक़या था? वो ये था कि 2011 में हमारे पूरे साग रीजन के इलेक्शन कमिश्नर की एक एसोसिएशन है जी। तो उसकी हम साल में एक बार मीटिंग करते हैं। मैंने 2010 में हमने की दिल्ली में, 2011 में इस्लामाबाद में थी, मैं उधर गया। तो वहाँ पे उनके इमरान खान के एक दोस्त, जो मेरे भी दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि साहब इमरान खान साहब से मिलना चाहोगे? तो मैंने कहा मिल लूँगा, क्योंकि क्रिकेट के हीरो तो वो थे ही, और वो ज़माना था कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिक्स में एक्टिव थे। तो मैं उनको एक बात समझाना चाहता था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसको बहुत बुरा भला कहते थे। तो मेरे हिसाब से ये बड़ी शॉर्ट साइटेड बात थी कि जिस इंस्टीट्यूशन ने आपका भी इलेक्शन कराना है, और अगर आप जीतेंगे, जीता हुआ डिक्लेयर करना है, आपने उन्हीं को बदनाम कर दिया, तो आपकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन मार्क होगा। तो मैं ये समझाना चाहता था कि देखिए, इलेक्शन कमीशन को पे अटैक करना अच्छी चीज़ नहीं है, इससे आप गुरेज कीजिए। तो बजाय मेरे इस ज्ञान को लेने के, उन्होंने फट से टॉपिक बदल के क्रिकेट डिस्कस करनी शुरू कर दी। अब इमरान खान से मैं क्रिकेट तो डिस्कस करने के मैं अहल ही नहीं था, तो वो बात रह गई। बाद में 2018 में इत्तेफाक से मैं वहाँ पे इनके इलेक्शन में ऑब्जर्वर था, न कॉमनवेल्थ की तरफ से एक टीम गई थी, मैं उसके मिशन में था। तो उस वक्त ये पीएम बन के आ गए। उनके इलेक्शन पे जो उंगलियां फिर उठी, उसी इलेक्शन कमीशन के, जिसको ये बेईमान कहते थे, तो उसी इलेक्शन कमीशन ने जब इनको डिक्लेयर किया इलेक्टेड, तो लोगों ने उसको क्वेश्चन किया कि साहब ये तो रिजल्ट ही ख़राब है, तो गड़बड़ हुई है, इलेक्शन कमीशन तो बेईमान है। तो जो दूरंदेशी की बात मैं उनको समझाना चाह रहा था, उन्होंने नहीं समझा, तो अब ये उनकी मर्जी। आपने बहुत ट्रैवल किया है, आपने बहुत सियासत को करीब से देखा है। इमरान खान का फ्यूचर अब आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान में? देखिए, इमरान खान ईमानदार आदमी तो अभी भी वहाँ पे कहलाए जाते हैं कि उन्होंने कोई बेईमानी नहीं की, और वाकई वो ईमानदारी चाहते थे। लेकिन वो तो चूँकि उनका वहाँ आर्मी का रूल है पूरा, और आर्मी से उनके ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो उन्होंने इनको निकाल के जेल में डाल रखा है। और वो भी अपने ज़िद्दी हैं, उन्होंने अपना उसूल पे जो कायम है, वरना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर आके बाहर आ सकते थे, जो एक हमने सुना कि एक आध बार एफर्ट हुई। तो हालांकि अब उनकी उम्र जो है, वो बूढ़े तो हो ही रहे हो, तो अब उतनी एनर्जी भी उनमें नहीं रही।
लेकिन पोटेंशियल उनमें बाउंस बैक करने का, अब जैसे नवाज शरीफ भी तो जेल में रहे थे, फिर वो वापस आ गए, उनके भाई प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर बन गई पंजाब की। तो पॉलिटिशियन का यही है कि इनके अप्स एंड डाउन लाइफ में होते हैं। ही कैन बाउंस बैक, ही कैन ऑलवेज कम बैक। और किसी वक्त आर्मी का मूड हो जाए कि ये इन्हीं को लेके आते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो आप देखेंगे वो फिर पीएम बन जाएंगे। एक और पड़ोसी मुल्क है हमारा, रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, पिछले कुछ वर्षों में रिश्ते बड़े ख़राब हुए हैं, बांग्लादेश। शेख हसीना साहब की 2 बार मुलाकात हुई जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। किस तरह की गुफ्तगू रही है? देखिए, 2012 में रिटायर हो गया था जी। 2014 में मैं बांग्लादेश में, मुझे किसी ने इनवाइट किया था किसी लेक्चर के लिए। तो बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर यहाँ पे थे, तारिक करीम उनका नाम था। तो उन्होंने कहा कि साहब, अगर आप वहाँ जा रहे हैं और आपकी शेख हसीना से किसी वजह से मुलाकात होती है, प्रधानमंत्री थी वो, तो आप उनको ज़रा ये समझाइएगा कि इलेक्शन कमीशन की इम्पोर्टेंस किसी भी इलेक्शन की लेजिटिमेसी के लिए कितनी ज़्यादा होती है। तो इसलिए वो कोई ऐसे काम ना करें जिससे इलेक्शन कमीशन कमज़ोर पड़ जाए, वो ठीक नहीं होगा। तो मैंने उनसे कर्टसी कॉल के लिए टाइम मांगा, उन्होंने फ़ौरन दे दिया। और मैं अपने उस वक्त हमारे हाई कमिश्नर थे पंकज सरन, उनको लेके ये सोच के 10 मिनट में सलाम दुआ होगी, बात ख़त्म। वो अपनी 7 लोगों एडवाइजर्स की पूरी टीम लेके, जैसे कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल समिट हो रही है, इतने सीरियसली उन्होंने उस मीटिंग को लिया और गुफ्तगू शुरू हुई। फिर मैंने उनको यही बताया। तो अनलाइक इमरान खान, उन्होंने सब्जेक्ट नहीं बदला, बल्कि उन्होंने डिस्कस किया और उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि नहीं, आप ठीक कर रहे हैं और मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही कि इलेक्शन कमीशन कमज़ोर हो जाए। और बल्कि मैंने तो जो उस वक्त की मिलिट्री गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म किए थे, मैं उस रिफॉर्म को भी चलने दे रही हूँ। एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी उन्होंने बनाई थी कि भाई अच्छे कैंडिडेट ढूंढ के हमें 5 आदमी दे दो, उसमें से प्रेसिडेंट चुन लेगा। मैंने वो भी कायम रखी है। तो उन्होंने बाय एंड लार्ज उसूलन एग्री किया और तो मीटिंग बहुत प्लेजेंट मीटिंग, अच्छी मीटिंग रही। फिर 9 साल बाद, 10 साल बाद, मैं 2013 के एंड में, अभी जो इनका इलेक्शन जो ख़राब हुआ उससे पहले मैं गया वहाँ पे, कोई अगेन वो इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन था। देखिए, इंडिया की इतनी इज्जत है कि उसमें उस इलेक्शन ऑब्जर्वेशन मिशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और मैं रिटायर्ड सीईसी, मुझको उन्होंने उसका चेयरमैन बनाया। हमेशा इस पूरे इलाके में हमको आगे रखते थे क्योंकि इंडिया का एक स्टैचर है। तो हमने अगेन मुलाकात की। तो अगेन लंबी मुलाकात हुई, 1 घंटे की मुलाकात हुई। और लेकिन इस बार वो ज़रा थकी हुई और टेंस लग रही थी। और उन्होंने फिर ये कहा कि मुझे मेरे पीछे एक गवर्नमेंट लगी हुई है, यानी यूएस, जो मुझे निकालना चाहते हैं, रजीम चेंज करना चाहते हैं। और मुझसे ये कहते हैं कि साहब, आप ऑपोजिशन से ताल्लुकात अच्छे बनाइए। तो उन्होंने फिर एक बड़ी मज़ाहिया बात भी की। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं खालिदा जिया को गले लगा लूँगी, जिस दिन मैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को हाथ मिलाते हुए देखूंगी, कि वो तो एक दूसरे के शक्ल के रवादार नहीं है, मुझको कहते हैं कि मैं ऑपोजिशन के गले मिलूँ, मैं मिल भी लूँगी, लेकिन एक दफ़ा वो तो हाथ मिला के दिखाएं। तो वो ये मुलाकात उस लिहाज से ये इंटरेस्टिंग, उसकी एक साइड लाइट थी। लेकिन उनका जो मेन इशू, उन्होंने कहा ना कि मेरे रजीम चेंज की यहाँ तैयारी हो रही है, वही हुआ। तो और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने, मोदी जी ने उनको जो शेल्टर दिया, क्योंकि बांग्लादेश और शेख हसीना हमारे बहुत करीब रही। उन्होंने इंडिया की बड़ी मदद की है, वरना टेररिज्म का अड्डा था वो एक ज़माने में। सारे नॉर्थ ईस्ट के जो टेररिस्ट थे वहाँ जाके जमा हो सकते थे, होते थे, उन्होंने सबको मार मार के निकाला। तो शेख हसीना ने इंडिया के साथ बहुत अच्छा किया, इंडिया ने शेख हसीना के साथ हमेशा बहुत अच्छा किया और उनको यहाँ पे एक पनाह भी दी। तो ये हिस्ट्री। शेख हसीना के बारे में ये कहा जाता है कि हमने उनको मेहमान के तौर पे रखा यहाँ पे, हमने मेज़बानी की उनकी, उनके एग्ज़ाइल में हमने उनकी मदद की जब उनका एग्ज़ाइल वहाँ से हुआ। दूसरी तरफ बांग्लादेश के नाम पे यहाँ के मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको अंधेरे में, सिटिंग चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम अंधेरे में ले जाकर उनको उस तरफ धकेल देते हैं।
आपको लगता है कि हम ये ट्रस्ट बना पाएंगे बांग्लादेश के साथ? तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि बांग्लादेश के ये जो बांग्लादेशियों के नाम से इलीगल इमिग्रेंट की वजह से जो एक रेटरिक और ये नैरेटिव बना हुआ है, जी। ये लॉन्ग टर्म में डिप्लोमेटिकली बहुत खराबियां कर सकता है। हम्म, बांग्लादेश की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। आप उसकी लोकेशन देखिए, जी। चारों तरफ उसके नॉर्थ ईस्ट है, इधर चाइना है, इधर बर्मा है। वो ऐसी सूरत में अगर हॉस्टाइल बांग्लादेश हमारे लिए बहुत परेशानियां कर सकता है, जो एक ज़माने में था। जी। सारे नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट वहाँ मैंने बताया ना उनके जी। अड्डे होते थे, वो चीज़ दोबारा से हम कर बैठेंगे, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल रेटरिक में ये शॉर्ट साइटेडनेस और इस किस्म की बातें तो जो करते हैं, उनको लॉन्ग टर्म की सोचते नहीं, बहुत नुकसान करेंगे हम अपने देश का। इस पे सरकार किसी की सुनती नहीं है इस पे? नहीं, सरकार मेरे ख्याल से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो अब पूरी तरह इस पर गौर कर ही रही होगी। पब्लिक डिस्कोर्स में न भी आया वो करती होगी, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी तो एक लॉन्ग टर्म एक चीज़ होती है, वो डे टू डे बेसिस पे नहीं चेंज हुआ करती। और बांग्लादेश की ये इम्पोर्टेंस सरकार को पूरी तरह पता होगी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को तो खूब ही पता होगी, और वो उनकी कोशिश ये होगी, क्योंकि पब्लिक जनता को चूँकि पता है ना, जनता कुछ भी बोलते चली जाती है, तो उसका नुकसान क्या हो रहा है डिप्लोमेटिकली, वो डिप्लोमेट्स को ही पता होता है। तो आई होप कि जल्द से जल्द एक रियलाइजेशन फॉरेन होगी। पॉलिसी में बांग्लादेश जिस तरह से हमने हॉस्टाइल बनाया है, दूसरा एक और बहुत अहम दोस्त है हमारा सदियों से, वो है ईरान। अभी के इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही बड़ी लचर रही है। हमने उनको, अपने दोस्त को गले नहीं लगाया, हमने ताज़ियत नहीं की इमाम खामेनी की शहादत के बाद। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक नेगेटिव नैरेटिव बनाते हैं, सरकार उस पर कुछ भी नहीं कहती। आपको लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड है या स्ट्रेस्ड है? नहीं, ये तो आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि जो ईरान को हमने ठीक तरह अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया, जबकि उन्होंने हमको हमारे वक्त ज़रूरत हमेशा सपोर्ट किया है, और इंटरनेशनल फोरम में हमेशा प्रो इंडिया वोट दिए हैं, और इधर क्रूड भी हमको बेचते चले गए वो। और इस उसमें हमने एक टोकन, एक बड़ा जूनियर लेवल का एक डेलीगेशन भेज दिया, एक फॉरेन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, जिनका तो हमने नाम भी किसी ने नहीं सुना था, मुझे तो अभी याद भी नहीं, आपको याद हो तो बता दीजिए। दूसरे तो वो बिहार के गवर्नर जनरल अता हसनैन, वो ज़रूर जानी मानी फिगर हैं। तो ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, बहुत शॉर्ट साइटेड चीज़ है कि ये ऐसे मौक़ों पे अच्छा जेस्चर बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन चूँकि पब्लिक ओपिनियन, ज़्यादातर ओपिनियन जो नेगेटिव और राइट विंग हुई है ना, उसको तो हर मुस्लिम और हर मुस्लिम कंट्री से नफ़रत है। और वो ईरान को भी अंदर से गाय, बल्कि ईरान पे पूरा गज़ा की तरह बम्बार्डमेंट हो जाए तो उसकी तो ये लोग दुआ करते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में अब शॉर्ट साइटेड पब्लिक सेंटिमेंट से मुतासर होके पॉलिसियाँ बने और सरकार भी ये गलती कर बैठे, ये तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी थी कि किस लेवल का डेलीगेशन जाना चाहिए था। ये तो प्रधानमंत्री को भी सोचना चाहिए था, तो उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी। उनका अपना विजडम है, उन्होंने उसकी कोई वजह समझी होगी। तो मानते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड है कहीं पे हमारी फॉरेन पॉलिसी इस वक्त? नहीं, फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुतासिर है आजकल के जो हालात हैं उससे पूरी तरह। आपने किताब में एक और जिक्र किया है जावेद अख्तर साहब का, बड़े कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, पोइट हैं, लेकिन बड़े कंट्रोवर्शियल रहते हैं, उनके स्टेटमेंट्स वगैरह आते रहते हैं। आपने उनके बारे में कहा है कि ही मेड मी अ हीरो नॉट अ विलन। ये क्या कहानी है? नहीं, ही मेड मी अ हीरो देन अ विलन। वो ये था कि 2012 के यूपी के इलेक्शन जो हुए थे, मैं उस वक्त सीधी था, और हमने वो बहुत ही अच्छे इलेक्शन किए। मैं समझता हूँ इतने अच्छे इलेक्शन यूपी में पहले और बाद में कभी नहीं हुए। वो तो खुदा की इतनी मेहरबानी हुई कि हम बहुत शानदार इलेक्शन कर गए। वो खुद हुए ही थे, तो वही तो था जिसमें हमने 4 कांग्रेस के मंत्री जिन्होंने हमको लगाया था, 4 मंत्रियों को चार्जशीट किया था। इतनी फेयरनेस हमने इलेक्शन में की थी। तो इलेक्शन के बाद एक जिमखाना क्लब में एक डिनर विनर हो रहा, कोई फंक्शन थी, उसके बाद डिनर, तो जावेद भाई बैठे थे,
तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने पहले तो बहुत ही कि कुरैशी जी तुम्हारा का रोल इलेक्शन का बहुत अच्छा, इतने शानदार तुमने इलेक्शन किए, तुम यूपी इलेक्शन के हीरो हो। तो मैंने कहा जावेद भाई बहुत शुक्रिया, आपने इतना सराहा, लेकिन अब आप मेरे बारे में अगर ऐसे ही हीरो भी आपने मुझे बना दिया तो अपनी नेक्स्ट फिल्म में आप मुझे रोल दे देंगे। तो लोग हंसे जो सुन के। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि रोल तो ज़रूर दूंगा लेकिन विलन का होगा। तो अच्छा। अब उसका मतलब क्या था कि मैं हीरो तो था जनता के लिए, जिनको अच्छा इलेक्शन मैंने करके दिया, जिन अफसर जिन मंत्रियों को मैंने चार्जशीट किया, जिन पे सख्तियां की, इन पॉलिटिकल पार्टीज, उनके लिए तो मैं विलेन था। तो रेफरेंस उनका ये था कि तुम हीरो तो तुम हो लेकिन रोल विलेन का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने विलेन का रोल किया है, जो अच्छा किया है, जिसकी वजह से यू आर कंसिडर्ड द विनर। अभी यूपी में फिर से इलेक्शन है। हाँ, ये एक कार्टून है, ये अब जरा देखिएगा, ये सुजीत तलंग ने उस इलेक्शन के बाद ही बनाया था कि उस इलेक्शन का विनर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। ये नहीं उसने दिखाया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैं और मैं, हमारे वोटर, एक आम आदमी वोटर, उसको दोनों को जो टॉप सीढ़ी पे खड़ा दिखाया कि ये दे आर द विनर्स। तो जो चीज़ जावेद अख्तर साहब ने कही थी, ये उसका कार्टून भी यही है। अभी 27 में इलेक्शन है यूपी में। कहा यह जा रहा है कि जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इलेक्शन कमीशन का, वो इस वक्त बायस्ड है। ऑपोजिशन कहता है कि ये बहुत बायस्ड ईसी है, सरकार कहती है कि ये फेयर ईसी है। 27 का इलेक्शन है, बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा स्टेट, और यहाँ से कहते हैं कि अगर आपने यूपी जीत लिया तो फिर आप दिल्ली भी जीत लेते हैं। फिर से सवाल उठेंगे इस इलेक्शन में, इलेक्शन कमीशन पे? हाँ, नहीं, अब सवाल उठ रहा है तो बड़े अफसोस की बात है, दुख की बात है, और इलेक्शन कमीशन को कंट्रोवर्सी से पाक रहना चाहिए, और अगर उसमें वो घिरी हुई है तो ये उसके लिए दुख की बात है, और इसे खुद सोचना चाहिए कि ये रेपुटेशन, ये इमेज क्यों ऐसी बनी, और उसका सुधार करना उनका काम बनता है। आपका बयान भी आया था कि फेडरल हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वीकेन हो रहा है। वो तो उसके बहुत सारे कारण हैं, इलेक्शन ही अकेला नहीं है। अब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन के चक्कर में भी, कॉन्टेक्स्ट में भी आता है कि हिंदुस्तान का फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कमज़ोर हमें बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। तो और जिसकी वजह से बड़ी डिबेट चल रही है, साउथ इंडियन का जो मैंडेट है वो खत्म हो जाएगा, है ना। एग्जैक्टली, उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए कि जो सेंटर में डिसाइड होगा बस वही देश में चलेगा, तो ये तो फेडरलिज्म के खिलाफ है। बल्कि ये जो डबल इंजन सरकार पे लोग हंसते हैं कि मजाक मुस्कुराते हैं कि बड़ा स्वीट सी टर्म है, क्यूट सी टर्म है, लेकिन मैं समझता हूँ ये तो फेडरलिज्म में सबसे बड़ा अटैक है। क्यों अटैक है? इसमें ये कहा जाता है कि देखो, अगर तुम लोगों ने यूपी में या इसमें या इसी स्टेट में हमारी सेंटर वाली पार्टी को नहीं जिताया तो हम तुम्हारी स्टेट को पैसा नहीं देंगे। जैसे पैसा उनके घर से आ रहा है कहीं से, तो ये पैसा न देने की धमकी, ये तो फेडरलिज्म पे अटैक है कि ओनली अगर आप मेरी पार्टी को जिताओगे तो पैसा मिलेगा आपकी स्टेट को, वरना मैं उसको स्टार कर दूंगा फंड से। तो ये तो फेडरलिज्म पे बहुत बड़ा अटैक है। आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन, चूँकि आप सीईसी रहे हैं, हमने बहुत करीब से देखा है, चूँकि गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है सीईसी को, आपको लगता है कि क्या उस तरफ हमें गौर करना चाहिए कि मल्टी मेंबर फिर से कोई सिस्टम शुरू हो, या एक सीईसी ठीक है? नहीं, वो तो हो चुका, वो तो ऑलरेडी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, 2-3 साल हो गए इस बात को, कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफ द डे अपॉइंट कर देती है। मैं भी गवर्नमेंट ऑफ द डे का अपॉइंटी था, उसी कांग्रेस गवर्नमेंट का अपॉइंटी था, लेकिन मैंने तो अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखी। अपॉइंटमेंट होने के बाद मैंने तो सरकार से सारा नाता तोड़ लिया, और तो और मैंने जो 4 मंत्री उसी पार्टी के चार्जशीट किए थे, इससे बड़ा इंडिपेंडेंस का क्या सबूत हो सकता है? लॉ मिनिस्टर ऑफ द लैंड को मैंने सेंश्योर कर दिया, इससे ज़्यादा क्या इंडिपेंडेंस क्या हो सकती है? लेकिन ये हर एक अगर नहीं कर रहा तो गलती कर रहा है। इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन को असर्ट करनी चाहिए, और उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई बाई पार्टीजन प्रोसेस होना चाहिए, यानी कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए। सरकार एक ड्राफ्ट लेके आई थी, उसमें कोलिजियम वो बना रही थी जो ऑलरेडी कोलिजियम हमारे और पदों के लिए चल रहा है, यानी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन।
फिर दूसरा ड्राफ्ट जब आया तो उन्होंने कोलिजियम में चीफ जस्टिस के बजाय एक प्राइम मिनिस्टर और उनका अपॉइंटेड उनका मिनिस्टर, अब पीएम और उनका मिनिस्टर तो एक आवाज के हो गए ना, एक ही राय देंगे, एक ही वोट देंगे। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की वोट की वैल्यू 0 हो गई। तो ये तो एक जोक हो गया कोलिजियम सिस्टम के साथ। तो ये सरकार की बड़ी ज्यादती थी और ज्यादती है कि इन्होंने ऐसे कोलिजियम जान के कोर्ट के मुंह पे थप्पड़ लगाने के लिए कि ठीक है आप कोलिजियम सिस्टम चाहते थे, ये लो जी कोलिजियम। ये कोई कोलिजियम है? तो मजाक है, ये बहुत गलत है, इसको ठीक करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन का काम सिटीजनशिप देखना नहीं है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में या 1-2 बरस में ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप वोटर लिस्ट में नहीं तो आप सिटीजन नहीं है इंडिया के। नहीं, ये इस तरह नहीं कह रही, बल्कि इस तरह कह रहा है, मकसद यही है, मतलब मकसद यही हो सकता है, मकसद ये हो सकता है। लेकिन वो जो उनका जो स्टैंड है कि भाई वोटर तो सिर्फ एक सिटीजन ही हो सकता है, फॉरेनर को तो हम वोटर नहीं बना सकते। तो अगर हम वोटर बनाते वक्त उससे पूछते हैं उसकी और उसका सबूत मांगते सिटीजनशिप का, सिर्फ सिटीजनशिप मांग रहे हैं, ये उसको सिटीजनशिप हम उसकी सर्टिफाई नहीं कर रहा है, वो सिर्फ होम मिनिस्ट्री को इख्तियार है। तो ये चीज़ जो थी ना, ये पहले कभी नहीं पूछी जाती थी। हिंदुस्तान में 145 करोड़ लोग हैं, ये प्रिज्यूम किया जाता है कि सब के सब सिटीजन्स हैं। और इलेक्शन कमीशन भी पिछले 75 साल से इसी उसूल पे काम करती थी, आपको वोटर बना देती थी। और अगर साबित हो कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए किसी वजह से, बैंकक्रप्ट हो गए या इंसैनिटी हो गई किसी वजह से, आपको वोटिंग राइट छीना, तो उसके अलावा आप सब यहाँ पे उल्टा कर दिया, उल्टी गंगा के सिटीजन खुद ही पहले अपनी सिटीजनशिप साबित करे। पर ये फॉर्म भरे, वो भरे, ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, और 100 करोड़ लोगों को जो वोटर हैं उनको दौड़ाया जा रहा है ताकि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ सकें। आज तक कितने पकड़े हैं उसकी गिनती तो बताई नहीं है, वो तो बता दो, वो तो फर्ज बनता है ना, वो बताइए कितने पकड़े। जिस नाम से आपने ये सारी कार्रवाई शुरू की थी, बताइए कितने पकड़े, आज तक तो बताया नहीं। जो हमने सुना कि बिहार में क्या, तो बिहार में 8 करोड़ लोग दौड़ाए गए, और कितने इन्होंने तो फिगर नहीं दी आज तक ना। सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछी कि बताओ भाई कितने फॉरेनर पकड़े थे जिसके लिए आपने ये हैरासमेंट की एक्सरसाइज शुरू की। कि जी 500 आदमी पकड़े गए थे वहाँ पे, जिसमें से 150 बांग्लादेशी थे, 350 नेपाल की हिंदू औरतें थीं जो शादी करके आई थी। 150 लोगों को पकड़ने के लिए आपने यह था जैसे एक मच्छर मारने के लिए पूरी बिल्डिंग को डायनामाइट कर दें कि उसमें मच्छर भी मर जाएगा। ये बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट काम किया। तो और पूरे देश में कंट्रोवर्सी चल ही रही है, तो देखिए किस कल ऊँट बैठता है। आप बड़े वोकल रहे हर मसले पे। मुझे याद है कि आपने सुरेश कलमारी को कहा था कि हम सब तिहाड़ जाएंगे, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा था आपने? कॉमनवेल्थ ये उस वक्त मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी था जी, और मुझे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाया भी इसलिए था क्योंकि मुझे बताया गया कि आपको इसलिए बना रहे हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स होने 5 साल बाद 2010 में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपसे कि आप इसको ऐसा अच्छा सिस्टम बना देंगे कि ये खुश असलूबी से ये हो जाएगा। तो जब मैं गया तो ऑलरेडी हम 772 करोड़ रुपए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो कॉमनवेल्थ गेम की थी, जिसके अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी थे, उनको दी थी, पर वो हमको हिसाब नहीं दे रहे थे। तो एक दिन हमारे मिनिस्टर मनीशंकर अय्यर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर कई चले गए थे, मनीशंकर अय्यर साहब के ज़माने की बात है। मैं बस 2-4 दिन में वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया इलेक्शन कमीशन में। तो वहाँ एक मीटिंग हो रही, तो मैंने कहा कि साहब देखिए, हम आपसे हिसाब भी तो मांग रहे हैं, आपको पैसा दिया, सरकारी पैसा है, ये पब्लिक पैसा मेरा तो है नहीं, तो मैं अकाउंटेबल हूँ, मुझे आपसे हिसाब चाहिए जैसे हमारे प्रोसीजर के मुताबिक। तो नहीं ये तो है, तो बड़ी नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे देश की इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल ठीक है, लेकिन पैसा दिया है तो हिसाब किताब तो दोगे, हिसाब तो दोगे। तो उस पर ज़रा सख्त कलामी हो गई। तो फिर मैंने कहा कि देखिए, ये आप लोग तो मौज कर रहे होंगे और हम लोग तिहाड़ जेल चले जाएंगे। ओ आप क्या कह रहे हैं? तो मैंने कहा यही, क्योंकि जवाब हम जो मांग रहे हैं, हम हिसाब ही तो मांग रहे हैं। तो खैर वो अनप्लेजेंट सी मीटिंग हो गई,
खुदा का करना क्या हुआ, मैं तो खैर ट्रांसफ़र ही हो गया। मेरे बाद 2 जो सक्सेसर आए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, एक के बाद यके बाद दिगरे दोनों का हार्ट अटैक हो गया, मर गए। तो इतनी स्ट्रेस की जॉब थी, मैं भी जिंदा आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि वो वहाँ से मैं निकल के कहीं और चला गया था। इतनी हाई प्रेशर की हुई थी, क्योंकि अफसर नहीं चाहता कि वो उसके होते हुए बेईमानी कोई करे उसके पैसे, क्योंकि पैसे का गार्डियन वो है। तो उस वक्त मैंने उनसे कहा था कि हम सब तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और आप मौज कर रहे होगे, हम तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। खुदा का कर नहीं हो कि अफसर तो बच गए, 2 तो अल्लाह को प्यारे हो गए, और एस के अरोड़ा थे और सुधीर नाथ थे। मैं बाहर निकल गया था। 3 एक उसके बाद एक आई सिंधुश्री कुल्लर, वो भी बहुत सख्त थी, उन्होंने बड़ी सख्ती से हिसाब किताब सारा वो मांगा, तो वो भी सरवाइव कर गई। जब बाद में बड़ी इंक्वायरियाँ हुई, CBI BBI सब हुई, तो सरकारी अफसरों का रिकॉर्ड बड़ा साफ था, इनका गड़बड़ था। 9 महीने जेल में रहे, तिहाड़ जेल में। तो ये किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन में इस किस्म की टेंशन और परेशानियाँ आती हैं, ये उसकी केस स्टडी है। इस किताब को मैं तफसील से पढ़ूंगा, लेकिन चूँकि आपका जो करियर रहा है एज ए ब्यूरोक्रेट, वो काफ़ी बोल्ड रहा है, काफ़ी आप वोकल रहे हैं। तो चलते चलते एक आखिरी सवाल ये पूछ लूँ कि आपने इसमें कहा है कि कोई शख्स था जो आपको कहता था कि ये कौन मर्द, इससे मैं मिलना चाहता हूँ, ये कौन साहब थे? तो ये था कि मेरे पास 8-6 साल पंजाब हरियाणा हिमाचल वक्फ बोर्ड का एडिशनल चार्ज था एज एडमिनिस्ट्रेटर। तो वहाँ पे एक पंजाब के एक IPS अफसर थे, उनको वक्फ बोर्ड की उसमें ज़रा दिलचस्पी हो गई होगी, वो किसी अफसर की पोस्टिंग कराना चाहते थे, ज़िला विला में भूल भाल गया कौन सा था। तो और क्योंकि ये स्टेट ऑफिसर में बड़े बेईमान टाइप के भी थे, तो वो लैंड वैंड अलॉट कराते फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मुझे जिसके लिए वो सिफारिश आ रही थी, मुझे वो अफसर के बारे में रेपुटेशन थी, इमेज आई हुई थी कि बेईमान आदमी है। मैंने कहा मैं तो नहीं पोस्ट करूँगा। तो बड़े बड़े मंत्रियों के उन्होंने फ़ोन कराया, बहुत सीनियर मिनिस्टर जिनको मैं अदरवाइज रिस्पेक्ट करता हूँ, कि जी इसका कर दो। तो मुझे मालूम था इनसे कौन करवा रहा है। तो मैंने कहा साहब ये तो बीमार आदमी, मैं तो नहीं करता। वो बात ख़त्म हो गई, भूल भी गए। 1-2 साल बाद में हरियाणा भवन में मेरे पास एक कार्ड आता है किसी का, फलाना साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो कि जी वो मिलना चाहते हैं। तो मैं बुलाया, उन्होंने कहा साहब मेरा नाम सो है, मैं वो हूँ जो आप पे दबाव डाल रहा था, मैं सिर्फ ये देखने का हूँ ये कौन ऐसा मर्द है जो किसी भी दबाव में नहीं आया। तो मैं हैरान रह गया कि यार इस किस्म की ज़बान तो कभी जूनियर ऑफिसर, मुझसे 20 साल जूनियर होगा, उसकी ऐसी हिम्मत भी कैसे पड़ी, और कि मेरी वो बहादुर और मेरी बहादुरी और बैकबोन देखने के लिए आया। पहले तो मुझे शुभ हुआ कि ज़रूर इसके पीछे कोई चाल होगी, ये कुछ और चाल सोच रहा होगा। तो बहरहाल मैंने कहा कि ठीक है, तुमने अब अगर मेरा देख लिया, अब तशरीफ़ ले जाइए। चाय ज़रूर मैंने उनको पिलाई थी। तो लेकिन ये वाक़या मेरे दिन में रह गया कि क्योंकि ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी, लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि जो ऑफिसर्स के लिए वो है लेसन कि अपनी बैकबोन कभी ना छोड़ना चाहिए। और बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी पे इल्ज़ाम होता है कि उनकी बैकबोन नहीं होती और झुक जाते हैं वो, और बल्कि एक लीडर ने कहा था कि उनको बेंड करने को कहा जाता है तो वो क्रॉल करने लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में बैकबोन तो हर अफसर में होनी चाहिए ईमानदारी के लिए, लड़ने के लिए। तो बहरहाल मेरे एक एडमायरर और एक फ़ैन बने जो मेरी सिर्फ बैकबोन देखने के लिए आए थे। तो गुड विशेस टू हिम। आपने दुनिया भर के बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर को ट्रेन किया है, उनको सलाहें दी हैं, मशवरे दिए हैं। करंट CEC को कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, इनको एक तो करंट जो भी डिस्पेंसेशन होती है, खुद बड़े बड़े एक से एक ब्राइट अफसर होते हैं ये। हम उसी स्टॉक से आए जिसमें से हम लोग आए थे, तो इसलिए इनको कोई मशवरा देना कोई मुनासिब नहीं है। ये इनको अच्छे बुरे की खुद पहचान है, ये उनकी चॉइस है कि वो क्या चुनते हैं। तो इट इज़ अप टू देम, मुझे कोई मशवरा नहीं देना। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब, वंस अगेन। शुक्रिया, आदाब।